हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम भी यहाँ अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज की क्लास आपकी टेस्ट क्लास है। पार्टनरशिप चैप्टर के 20 क्वेश्चन के साथ आज हम लोग आपके सामने आए हैं और आप सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। टेस्ट लेने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं क्लियर कर दूं वो ये है कि इस टेस्ट का कोई भी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ये टेस्ट क्लास है, ना कि ये प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस क्लास में मैं आपके एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ ज्वाइन होती हूँ, जबकि ये जो हमारी क्लास है ये क्लास एमसीक्यू बेस पे तो है, लेकिन ये क्लास जो है वो कैसे क्लास है, ये हमारी, जी बिल्कुल सही, ये हमारी टेस्ट क्लास है। तो प्रैक्टिस क्लास जो कि आपकी टेस्ट क्लास है, इसलिए इस क्लास में एक्सप्लेनेशन नहीं। तो आप सभी लोग अगर एग्री हो, तैयार हो और रेडी हो तो हम इस मोमेंट को स्टार्ट करते हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, सिंपली आपको पता है कि ये प्रोसेस क्या है, हमारे एमसीक्यू का प्रोसेस है, राइट। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड एकदम आज तो मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको एकदम, मतलब अगर आपने बेसिक से पढ़ा है, सारी क्लास अटेंड की है, तो मुझे नहीं लगता इस 20 क्वेश्चन में से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। इसके साथ साथ ये क्लास आपकी यूट्यूब पे भी लाइव है, आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे भी आप इससे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए, बिना समय बर्बाद किए, हमारा ऑलरेडी 2 मिनट वेस्ट हो चुका है और हम इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। और जल्द ही हमारे साथ जुड़ रही हैं नुपुर जी। वेलकम बैक नुपुर जी। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आ डोमिनेंट पार्टनर इज वन। एक डोमिनेंट पार्टनर किसे कहते हैं, कौन होता है डोमिनेंट पार्टनर? हु हैज द स्मॉलेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिसका स्मॉलेस्ट यानी कि कम फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक इंटरेस्ट यानी कि हित होता है किसी व्यवसाय में। या सेकंड ऑप्शन है हु रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ होल्डिंग आउट। ऐसा पार्टनर जो अपने आप को, जो स्वयं को दूसरे व्यक्तियों के सामने यानी कि जो बाहरी लोग हैं उनके सामने, आउटसाइडर के सामने एज अ होल्डिंग आउट के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि मैं बिजनेस का पार्टनर हूँ, दूसरे लोगों के सामने ऐसा वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। थर्ड ऑप्शन है हु नाइदर कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल नॉट टेकन एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। जो ना तो कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में और ना ही मैनेजमेंट में कोई पार्ट ले रहा है। फोर्थ ऑप्शन है अ पार्टनर हु हैज लार्जर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, जिसका व्यवसाय में अपेक्षाकृत एक विशाल या एक बड़ा कंट्रीब्यूशन या हित हो वो। या लास्ट ऑप्शन है आपका हु इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर बट प्रोसेसेस रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ऐसा व्यक्ति जो बाहरी लोगों के लिए अज्ञात है, मतलब बाहरी लोग नहीं जानते कि वो पार्टनर है, पर उसका रियल में, वास्तविकता में बिजनेस में हित होता है और लाभ में भी वो हिस्सेदारी रखता है। इनमें से वो कौन सा पार्टनर है जिसे हम डोमिनेंट पार्टनर के रूप में जानते हैं, यानी एक प्रधान साझेदार के रूप में जानते हैं? ऐसा कौन सा पार्टनर है? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, हु इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर। मतलब जिन बाहरी लोग जिसे पार्टनर के रूप में नहीं जानते, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती बाहरी लोगों को, लेकिन उसका बिजनेस में रियली में हित भी होता है और वो जो प्रॉफिट है बिजनेस का, लाभ है, उसमें लाभ पाने का भी अधिकार रखता है। तो जो डोमिनेंट पार्टनर होता है वो, हम डोमिनेंट पार्टनर ऐसे ही पार्टनर को कहते हैं, राइट। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज पार्टनरशिप हैज बीन डिफाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट ऑफ। पार्टनरशिप की जो डिफिनेशन है वो पार्टनरशिप एक्ट में बताई गई है। पार्टनरशिप का एक्ट कौन से सन का है और उस एक्ट के किस सेक्शन में पार्टनरशिप की डिफिनेशन को बताया गया?
आपको नीचे सेक्शन के साथ ही दिया हुआ है क्या, एक्ट का नाम भी है ना। एक्ट है आपका सेक्शन 4 1932, सेक्शन 8 1935, सेक्शन 10 1942 या सेक्शन 18 1881। करेक्ट आंसर आपको बताना है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेक्शन 4 1932। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रूपा जी आपका आंसर सही था, ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये सेंटेंस अधूरा है, इसके आगे लिख लीजिए एमंग द पार्टनर्स, एमंग द पार्टनर्स, among the partners in equal रेशियो। जो लाभ हानि होता है बिजनेस का उसे पार्टनर्स के बीच में बराबर के अनुपात में बांटा जाएगा। दूसरा, माइनर पार्टनर कैन गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो अवयस्क साझेदार होता है उसे प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। सी, द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर क्रिएटेड थ्रू डीड। जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में समझौता होता है, यानी कि जो रिलेशन संबंध बनता है वो डीड के थ्रू बनता है। और डी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कंपलसरी। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो करेक्ट है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कंपलसरी। ये इनकरेक्ट है आपका। पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, वो वॉलेंट्री होता है। ठीक है, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, आपको पता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू ऑन योर स्क्रीन इज, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ। कैपिटल अकाउंट किस केस में ओपन किया जाता है, कब पूंजी खाता बनाया जाता है। मर्जर, मर्जर के केस में, मर्जर यानी कि हम जिसे हिंदी में कहते हैं विलय। दूसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय में। तीसरा है परचेस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को क्रय करने के समय। या ट्रेडिंग व्यवसाय में कैपिटल अकाउंट कब बनाया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एग्जैक्टली आंसर नंबर बी, बी सही है। पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वो फॉर्म जो पार्टनरशिप की तरह हो रहा है उसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी पार्टनर्स का पूंजी खाता बनाते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अराइज किया गया है, आस्क किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन रिफर्स टू टेकिंग इनटू अकाउंट। जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट मतलब रूढ़िवादिता की अवधारणा। ठीक है, रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या कहती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी, ओनली कैश प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी, ओनली प्रॉफिट रियलाइज। ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट रियलाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। रूढ़िवादिता का सिद्धांत यानी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, सभी प्रॉफिट को कंसीडर करना है, केवल कैश प्रॉफिट नगद लाभ को कंसीडर करना है, केवल उसी प्रॉफिट को लेना है जो प्राप्त हो चुका है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्राप्त हुए प्रॉफिट को और सभी संभावित हानियों का लेखा करना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट रियलाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्राप्त हुआ प्रॉफिट या होने वाले संभावित सभी लॉसेस को, हानियों को आपको लिखना होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट
अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कोई समझौता उपस्थित नहीं है तो प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो बिजनेस से, पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है, जो प्रॉफिट कमाया जाता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के यानी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो किस प्रोपोर्शन में या किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इक्वल रेशियो, बराबरी में। ऑप्शन बी आपका कह रहा है कैपिटल रेशियो यानी कि पूंजी अनुपात में। ऑप्शन सी आपका कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि लाभ हानि विभाजन अनुपात में। या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका प्रोपोर्शन टू एसेट रियलाइज, जितनी एसेट रियलाइज हुई है, प्राप्त हुई है, उसी प्रोपोर्शन में। एग्जैक्टली नंबर ए, इक्वल प्रोपोर्शन में। जब साझेदारी संलेख नहीं होता है, यानी कि लाभ हानि के बंटवारे के बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होते हैं, उनके मध्य जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है, लाभ का बंटवारा होता है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, इक्वल रेशियो होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 प्रेजेंट हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि अगर ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी दो पार्टनर है इन अ फर्म, किसी फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, वो अपने लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। दे एडमिट एक्स, वो एक्स को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर, पार्टनर की तरह, साझेदार की तरह। और जो एक्स आ रहा है वो 1/3 पोर्शन के लिए आ रहा है, यानी कि वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में 1/3 भाग पाने का अधिकार रखेगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड एक्स, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि न्यू पीएसआर आपको बताना है। न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं आपको बताया गया है। जो एक्स पार्टनर है, जिसे नया पार्टनर बनाया जा रहा है, वो 1/3 के लिए आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि एक्स जो है वो पूरे प्रॉफिट में, फ्यूचर में होने वाले पूरे प्रॉफिट में 1/3 भाग ले जाएगा। और जो भाग बचेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, वो रिमेनिंग पोर्शन किसको दे दिया जाएगा, ए और बी को। रिमेनिंग शेयर जो होगा वो किसको दे देंगे, ए और बी को। राइट, हमने आपको हिंट दे दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता होगा इसका आंसर। जल्दी आंसर करिए। वॉइस वीडियो में किसी तरह का कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, लास्ट क्लास में ऐसा इशू हुआ था। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, 6:4:5। करेक्ट आंसर है 6:4:5। ठीक, इस अनुपात में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कैसे सॉल्व किया गया है बता दें, चलिए। हालांकि एक्सप्लेनेशन नहीं बताना है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो बता दें। 1/3 पार्ट के लिए आ रहा है। मान लीजिए प्रॉफिट बिजनेस का 1 रुपए है, तो उसमें से 1/3 पार्ट तो किसको मिल जाएगा, एक्स को मिल जाएगा। तो बिजनेस में बचेगा कितना, 2/3, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया, 2/3। इस 2/3 को जो ए और बी है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 3/5 और 2/5। 2/3 का 3/5 कौन ले लेगा, ए। और 2/3 का 2/5 कौन ले लेगा, बी। ठीक, तो 3 दूनी 6, 5×3 15, यहाँ हो गया 3 दूनी 6, 5×3 सॉरी 2 दूनी 4 और 5×3 15, यहाँ हो गया। यानी अनुपात क्या आ गया, 6:4। और वो कितने पोर्शन के लिए आ रहा था, 1 के लिए, है ना। लेकिन इसको 15 बनाने के लिए, यहाँ पे 3 है, इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारा समझिए आपका आंसर एकदम से। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना।
क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपके इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है स्थगित आयगत व्यय किसे कहा गया है। स्थगित डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक बार किया जाए उस पे फायदे आने वाले कई वर्षों तक हो, तो उसका जो अमाउंट होता है वो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, जितने सालों तक फायदा मिलना है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस किसे कहेंगे? लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेस ऑफ लैंड, या फिर एक्सपेंसेस ऑन मेगा एडवर्टाइजमेंट, मतलब मेगा एडवर्टाइजमेंट एक बड़े विज्ञापन के लिए किया गया व्यय। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन की स्थापना में किया गया व्यय। या फिर एक्सपेंस वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल रूम इन द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में एक एडिशनल एक्स्ट्रा रूम बनाया जा रहा है और उसी के बेस पे एक्सपेंसेस किया जा रहा है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक्सपेंसेस ऑन द मेगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन व्हाइल लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है मार्केट में तो उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस किए जाते हैं। वो एक्सपेंसेस क्या है? एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, उसका विज्ञापन दिया जाएगा। तो विज्ञापन पे होने वाला जो खर्च है क्या उसी समय के लिए होता है? नहीं, एक बार विज्ञापन कर दिया गया, पब्लिक को पता चल गया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, अब उसका बेनिफिट आने वाले कई समय तक मिलता है। तो इस तरह का एक्सपेंसेस क्या कहलाता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, करेक्ट आंसर इसका था बी। क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनमें से वो कौन है, कौन सा स्टेटमेंट है, कथन है जो गलत है? पहला कथन, नो पार्टनर हैज द राइट टू रिसीव सैलरी, किसी भी तरह के पार्टनर को किसी भी तरह की सैलरी नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। इंटरेस्ट एट द रेट 5% इज टू बी अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पर 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर, पार्टनर्स के थ्रू जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली बांटा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें से वो बताना है जो आपका मतलब गलत स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि 5% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जबकि आपको पता है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। राइट रूपा जी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू। स्पीड बढ़ाइए और क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ द विड्रॉल्स आर मेड बाय द पार्टनर्स इवनली इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, अगर हर महीने के स्टार्टिंग में कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग में करना यानी कि हर महीने के स्टार्टिंग में एक इक्वल अमाउंट को विड्रॉ किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट इज यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर द होल ऑफ द अमाउंट। तो जो इंटरेस्ट होता है सामान्यतः पूरे एनुअल, पूरे साल के विड्रॉल पर चार्ज किया जाता है। तो वो कौन से कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाएगा, यानी कि सिंपल सिंपल वो यहाँ पे एवरेज पीरियड का ड्यूरेशन पूछ रहा है। आपको पता है ऐसे कंडीशन में हम लोग एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते थे। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताया गया था, है ना। तो वो एवरेज पीरियड कितना आएगा वो बताना है, 5 मंथ का या 5.5 मंथ, 5.5 महीने का, 6 महीने का, 6.5 महीने का, या एवरेज फॉर 12 मंथ हम लेंगे। इसमें से कौन सा हम कंसिडर करेंगे? एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर है 6.5 मंथ यानी कि 6.5।
कैसे कि आपको पता है, फर्स्ट विड्रॉ जब किया जाता है उसके बाद जितने रिमेनिंग टाइम बचा है, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, राइट, प्लस पीरियड लेफ्ट या टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। पहली ड्राइंग जब की है उसके बाद बचा हुआ समय, और आखिरी ड्राइंग जब की है उसके बाद बचा हुआ समय को डिवाइड कर देते हैं 2 से, और जो आंसर आएगा वही क्या होता है, एवरेज पीरियड। तो हर महीने के बिगिनिंग में स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल को ड्राइंग की गई होगी, उसके बाद 1 मार्च को ड्राइंग की गई होगी, यानी जब 1 अप्रैल को ड्राइंग की गई होगी तो कितने महीने बचे, 12, पूरा महीना लेंगे, ठीक। और 1 मार्च को ड्राइंग की गई तो कितने महीने बचे, 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि 13/2 कितना आएगा, 6.5। करेक्ट आंसर इज 6.5। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, when goodwill is brought by the incoming partner in the form of cash, अगर आने वाले साझेदार के द्वारा यानी प्रवेश लेने वाले साझेदार के द्वारा जो गुडविल यानी कि ख्याति लाई जा रही है वो नगद में लाई जा रही है, कैश के फॉर्म में लाई जा रही है, तो द गुडविल अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन, तो जो गुडविल का अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। वो किस रेशियो में किया जाता है, यानी कि ये जो गुडविल है जो नया पार्टनर कैश में ला रहा है, इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड पीएसआर में पुराने लाभ हानि अनुपात में, सेक्रीफाइस रेशियो में त्याग अनुपात में, ओल्ड कैपिटल रेशियो में पुराने पूंजी अनुपात में, या न्यू कैपिटल रेशियो में नए पूंजी अनुपात में, किस रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। द करेक्ट आंसर इज सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्यों करते थे भाई, जो नया पार्टनर है वो फ्यूचर में किसी ना किसी शेयर के लिए आता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हिस्सा उसे चाहिए, तो जितना हिस्सा उसे चाहिए होता है वो हिस्सा सेक्रीफाइस करते थे ओल्ड पार्टनर, है ना। अब ओल्ड पार्टनर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसके बदले में उन्हें कुछ चाहिए, तो जो न्यू पार्टनर होता था वो उन्हें क्या देता था, गुडविल, ठीक है। तो गुडविल जो होती थी वो ओल्ड पार्टनर में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेक्रीफाइस रेशियो, राइट, ओके। Now, question 12 for you. Out of the following, a new partner could be admitted in the partnership with concern of. नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं या कुछ बातें लिखी हैं, उनमें से आपको वो बात सिलेक्ट करनी है जिसमें पार्टनर की सारी सहमति हो तो वो काम हो सकता है। अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है बिजनेस में तो उस नए पार्टनर, वो नया पार्टनर बिजनेस में तभी आ सकता है जब कंसर्न हो, सहमति हो। किसकी सहमति चाहिए होती है नए पार्टनर के आने की, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, उपस्थित सभी साझेदारों की, एनी वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म, फर्म के किसी एक साझेदार की, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, बहुमत की, जितने भी साझेदार में जिनका बहुमत होगा, या 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, जितने साझेदार हैं उसका 2/3 निकालना है आपको और उसी को हम कंसीडर करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जितने भी साझेदार है सबकी सहमति होनी चाहिए तभी नए पार्टनर का प्रवेश हो सकता है, वरना नए पार्टनर का प्रवेश नहीं होगा। आपको पता है ये बात अच्छे से, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और ये एक प्रैक्टिकल पोर्शन का क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट करना है y का पोर्शन प्रॉफिट में। x और y दो पार्टनर हैं और वो अपने लाभ हानि को 4:3 के अनुपात में बांटते हैं। एक z जो कि नए पार्टनर के रूप में एडमिशन लेना चाहता है, यानी कि एडमिशन ले रहा है, और वो फ्यूचर प्रॉफिट में 1/3 पार्ट के लिए आना चाहता है, यानी कि z को फ्यूचर प्रॉफिट में कितना हिस्सा चाहिए, 1/3, ठीक। कहा जा रहा है कि इफ जेड रिसीव हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन इक्वल प्रोपोर्शन,
अगर जेड जो 1/3 के लिए आ रहा है उसको वो रिसीव करे एक्स और वाई से बराबर प्रोपोर्शन में। बराबर प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता है 1:1 में, राइट। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो वाई है उसका रेशियो बताइए, उसका शेयर बताइए। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग ने क्योंकि पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको अगर याद हो तो बहुत से क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे। एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर बता दो भाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 11/42। आपको पता है z आ रहा है 1/3 के लिए और कह रहा है इक्वल रेशियो में लेंगे, यानी 1/3 का आधा। 1/3 का आधा कौन दे देगा? आधा यानी 1/2 कौन दे देगा? x। और 1/3 का आधा यानी कि 1/2 कौन दे देगा? y। यानी x अपने पोर्शन में से, x का पोर्शन कितना है? 4/7, इसमें से 1/6 उसने दे दिया और y का पोर्शन था 3/7, उसमें से 1/6 y ने दे दिया, राइट। एलसीएम कितना आएगा? 42। 24 - 7 इज इक्वल टू 17/42। बी का भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 42, है ना। 18 - 7 दैट मीन्स 11/42। नया रेशियो क्या बनेगा? x:y:z के बीच में 17/42 अनुपात 11/42 अनुपात कितने पोर्शन के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए, राइट। 1/3 के लिए, ठीक। हमें किसका पोर्शन बताना है? y का। अब इसको आप इक्वल करिए c को या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों का तो रेशियो जो है वो बराबर ही है, यानी कि 11/42 किसका है? करेक्ट आंसर is 11/42, right? Question number 14 for you. The famous case of Garner versus Murray is partnership is applicable in the event of। गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो फेमस केस है वो पार्टनरशिप में किस इवेंट में अप्लाई किया जाता है? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर गार्नर बनाम मुर्रे का जो प्रसिद्ध मामला है उसको लागू किया जाता है? पहला, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन ऑर्डर टू डिसाइडेड द सैक्रिफाइस इशू। जब नए पार्टनर का प्रवेश हो रहा है और नए प्रॉफिट लॉस के विभाजन का अनुपात डिसाइड किया जा रहा है तब। दूसरा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। पार्टनरशिप का विघटन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का विघटन हो रहा है और उस समय इंसॉल्वेंसी के केस में, यानी कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो। या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई। वाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, तो अब प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, इस पे लागू किया जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार के। या फिर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप, नए पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के समय, निर्माण के समय। करेक्ट आंसर का क्या होगा? गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो केस होता है वो कब अप्लाई करते हैं? चलिए जल्दी बताइए, बहुत ही फेमस केस है, आपको पता है। Exactly. The correct answer is option number B, dissolution of the partnership in event of insolvency। जब पार्टनरशिप का विघटन होता है पार्टनरशिप फर्म का, तो उस समय इंसॉल्वेंसी, दिवालियेपन की जो स्थिति होती है भागीदार की, साझेदार की, तो वहां पे गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल अप्लाई किया जाता है। नुपुर जी का कहना अभी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, नुपुर जी पढ़ लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। डेजुलेशन का ये टर्म। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है यानी कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति की कंडीशन में, व्हाट इज द रूल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी कि आहरण पर ब्याज आप किस रूल के अकॉर्डिंग, किस नियम के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं, लागू करते हैं? ठीक,
नो इंटरेस्ट इज चार्ज, किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट 4%, 4% के रेट से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट 5%, 5% के रेट से चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट 6%, 6% के रेट से चार्ज किया जाएगा। या फिर अ फ्लैट इंटरेस्ट 10% इज चार्ज ऑन द कैपिटल ब्रॉट इन, जितनी कैपिटल लाई गई है उस पे 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आपको बताना है कि किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या नहीं चार्ज किया जाता है अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर एग्जैक्टली ए, नो इंटरेस्ट इज चार्ज। आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो रूल अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो पीएसआर के केस में कि जो पीएसआर होगा वो कैसा होगा, इक्वली होगा, सारे पार्टनर्स के बीच में बराबर में बांटा जाएगा। ठीक है। दूसरा, कमीशन सैलरी नहीं प्रोवाइड करनी है। सॉरी। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम से प्रोवाइड करनी है। ठीक, 3 रूल तो आपके ये हो गए। चौथा रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करना है। और पांचवा रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना। ठीक, यानी कि 2 बातें याद रखनी है। पीएसआर इक्वली दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, बाकी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। राइट, याद आ गया जी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट डैश पर एनम, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट रेट आप चार्ज करेंगे, इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर, उस पार्टनर को जो फॉर एडवांस या लोन गिवन, जिसने बिजनेस को लोन या एडवांस दिया है। एज्यूमिंग, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए द पार्टनरशिप डीड स्टे साइलेंट ऑन द मैटर, इस मैटर पे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो किस रेट से इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। ये क्वेश्चन इस सीरीज में 3 बार घुमा फिरा के पूछा जा चुका है और आपने 2 बार जवाब दिया है और आप तीसरी बार जवाब दे रहे हैं और वो जवाब क्या है, 6% पर एनम। राइट, यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे पर एनम लिखा है। ठीक है, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है अगर कोई पार्टनर बिजनेस में लोन देता है तो, या एडवांस देता है तो। और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, calculate the interest on drawing assuming the rate at the rate 10% per annum for the year ended 31st December 2016 for the withdrawals of 2000 made at the beginning of the each year। अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोग ने किया था कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है और वो हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 10% की रेट से। अगर कोई पार्टनर 2000 रुपए हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल लेता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा, कितना आएगा, आपको पता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट, जो भी रेट दी है, ठीक, इनटू एवरेज पीरियड, है ना, डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पीरियड तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। एग्जैक्टली, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1300, 1300 कैसे आया। टोटल ड्रॉइंग 2000 रुपए हर महीने निकाल रहा है, यानी पूरे साल में कितना निकालेगा, 12 से मल्टीपल कर देंगे, 24,000 रुपए। इंटरेस्ट दिया हुआ है एट द रेट 10%, इंटरेस्ट की जगह 10% लिख देना है। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 6.5 आया था, डिवाइड बाय 12, 12 से 12 डिडक्ट हो गया,
10101010, ठीक। मल्टीपल करना है 200 को 6.5 से 1300। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर आपको जल्दी से इसे सॉल्व करके दिखाना है। कह रहा है एक्स वाई दो पार्टनर है, एक्स एंटाइटल है यानी कि एक्स अधिकार रखता है किस चीज पे, सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, हर महीने 2000 रुपए सैलरी पाने का, टूगेदर विथ कमीशन, कमीशन के साथ, और उसे जो कमीशन मिलना है वो एट द रेट 10% कमीशन मिलेगा। किस अमाउंट पे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन यानी कि 10% आपको नेट प्रॉफिट पे चार्ज करना है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, उनमें से किसी भी तरह का कमीशन डिडक्ट यानी कि घटा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके राइट। ओके आगे कह रहा है वाई इज एंटाइटल, वाई भी एंटाइटल है कितनी सैलरी के लिए, 5000 पर एनम यानी कि सालाना 5000 के लिए, और इस 5000 के लिए उससे ये 5000 रुपए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, टुगेदर विथ कमीशन, और इस 5000 के साथ कमीशन भी देना है कितनी रेट से, 10% की रेट से, और नेट प्रॉफिट वो 10% किस पे चार्ज करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन उसमें से घटा दीजिए, किसमें से, नेट प्रॉफिट में से, और जो अमाउंट आए उसका 10%। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिना किसी तरह का कमीशन घटाए जो व्यवसाय में प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो 55,000 रुपए। वॉट विल बी द नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, आप एक्स और वाई के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो कितना करेंगे। सौरभ जी कह रहे हैं मैम मेरा भी देखिए, बिल्कुल सौरभ जी आपको भी हम देख रहे हैं, डोंट वरी। मतलब इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें सिंपल सा मतलब है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में सिंपल है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का बताया जा रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है, हाँ जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सौरभ जी का आंसर आ गया है 22,500, 22,500। एकदम सही, करेक्ट आंसर है आपका 22,500, 22,500। देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का है ये कौन सा था, आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बैलेंस आता था उस बैलेंस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे एग्रीड रेशियो में। अब क्वेश्चन में कोई एग्रीड रेशियो तो दिया नहीं है, यानी कि एग्रीड रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को बराबर बराबर बांट देंगे। तो आप सीधे से ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बराबर का रेशियो हो, है ना। तो ऐसे भी आप गैस करके भी ऑप्शन लगा सकते थे बिना सॉल्व किए, है ना, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है। तो सॉल्व करने से आपने पाया होगा कि यहाँ पे जो बैलेंस आया है उसको हमने आधा दबाया है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, if the partners decide to record change in the value of assets and liability in books but not in accounts, the firm prepare, पार्टनर ने डिसाइड किया है कि एसेट्स और लाइबिलिटी की जो नई वैल्यू है, मतलब कि कोई भी चेंजेस, यानी जिसपे हम आपको बात करते हैं फ्लक्चुएशन वैल्यू, है ना, कोई भी चेंजेस हो रहा वैल्यू में, तो उसे बुक में तो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना है कहाँ, बुक में, बुक में तो रिकॉर्ड करेंगे, बट नॉट इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में फर्म क्या बनाता है, कौन सा अकाउंट बनाता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया जाता है जब नए साझेदार के प्रवेश के समय, अगर साझेदार, जो भी एग्जिस्टिंग साझेदार, उपस्थित साझेदार है, वो निर्णय लेते हैं कि संपत्ति और दायित्वों के जो मूल्य है उसमें अगर कोई तरह किसी भी तरह का परिवर्तन आता है,
तो उसे हम खातों में नहीं लिखेंगे, है ना, हम इसे खातों में नहीं लिखेंगे। तो उस कंडीशन में जो अकाउंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। 19 का ए और ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको हम स्मारक पुस्तक कहते हैं, स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, ठीक। और आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी इज 1/2, 2/5 एंड 1/10। तीनों का रेशियो दिया। एक्चुअल में ये रेशियो नहीं दिया, आपको पता है, एक्चुअल में ये रेशियो नहीं दिया है, ये शेयर दिया है ना, क्योंकि देखिए इसमें किसी भी तरह का आपसे जो समझो आपसे वो है वो बराबर नहीं है ना, ये शेयर दिया। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए, अगर ए रिटायर हो जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे उनके बीच में लाभ हानि अनुपात क्या होगा। यानी कि सबसे पहले तो हम ए बी का जो शेयर दिया है 1/2, 2/5 और 1/10, इसको कन्वर्ट कर ले रेशियो में, ये शेयर के फॉर्म में है, इसे हम कन्वर्ट कर ले रेशियो में। और रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, सबके एलसीएम ले लेंगे या फिर सबके डिनोमिनेटर को बराबर कर देंगे। हाईएस्ट डिनोमिनेटर क्या है 10, तो आप इसे भी 10 बना दीजिए, इसे भी 10 बना दीजिए। यानी इसमें हम मल्टीपल करेंगे 1/5 का, 5/5 का, इसमें हम मल्टीपल कर दे 2/2 का, यानी 5/10, 4/10 एंड 1/10। यानी कि रेशियो क्या बन जाएगा 5:4:1, ठीक। कौन रिटायर हो रहा है, ए, यानी कि जो ए का पोर्शन है वो ए अपना पोर्शन छोड़ के जाएगा इन दोनों के लिए। तो बचे हुए पार्टनर्स के बीच में क्या रेशियो 4:1, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सौरभ जी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, 2:1। 2:1 कहाँ से आ रहा है सौरभ जी, एक बार चेक करिए। देखिए इसमें हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है यानी कि रिटायरमेंट लेता है, तो जो शेष साझेदार होते हैं उनका जो लाभ विभाजन होता है उसी अनुपात को मान लिया जाता है जो उनका पहले होता है ना। तो जो क्योंकि कोई यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना कि जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है रिटायरमेंट लेने वाला पार्टनर वो किसको कितना देके जा रहा है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। जैसे एडमिशन के समय भी तो एक ट्रिक आपको बताई गई थी, एक मैटर बताया गया था कि अगर सिर्फ नए न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, है ना, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हो, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, ओल्ड रेशियो के। इसी तरह इसमें रिटायरमेंट के केस में अगर सिर्फ ये बताया गया है कि जो रिटायरमेंट लेने वाला व्यक्ति है वो कितना कौन है ना, और पूछा जा रहा है कि अगर वो चला जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे उनके बीच में रेशियो क्या होगा, तो पुराना रेशियो ही होगा। अब ये शेयर के फॉर्म में था तो हमने पहले से रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमने बता दिया 4:1 उसका रेशियो होगा। देन जी बिल्कुल 4:1, ठीक है। तो ये क्लास आपकी यहाँ पे क्लोज होती है। ये ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस।